नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ में, या यूं कहें कि सुलभ भारत की चुनाव यात्रा प्रतापगढ़ पहुंच चुकी है। लखनऊ, अयोध्या, जौनपुर, अमेठी, रायबरेली के बाद अब राजाओं के गढ़ में हम मौजूद हैं, जहां अगर प्रतापगढ़ की बात की जाए तो प्रतापगढ़ के बारे में कहा जाता है कि जहां किला ही किला, राजा ही राजा, वो है प्रतापगढ़ जिला। प्रतापगढ़ जिले में चुनाव अपनी सरगर्मियों पे पहुंच चुका है। लगातार तमाम पार्टियों के आला नेता, तमाम पार्टियों के सुप्रीमो प्रतापगढ़ में रैली कर रहे हैं और प्रतापगढ़ को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जिला मंत्री का स्वागत हम करेंगे। सर, स्वागत है आपका सुलभ भारत में। सर, संगठन के तौर पर अगर देखा जाए, संगठनात्मक तौर पर देखा जाए तो प्रतापगढ़ में कल वोटिंग होनी है जी। क्या माहौल लग रहा है संगठन को? क्या संगठन की क्या तैयारियां हैं? नहीं, संगठन की पूरी तैयारियां हैं और हमने जो भी कार्यक्रम रखे थे बूथों पे हमने सब पूरे कर चुके हैं जी, क्योंकि कल चुनाव प्रचार थम गया है जी। हमारे यहाँ माननीय गृह मंत्री जी आए हुए थे कल उनकी सभा पूरी हुई। उस सभा के बाद हम लोग अपना जो नीचे बूथ का काम होता है वो सब सारा काम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं आज के समय में। समाजवादी पार्टी ने यशपी सिंह पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है जी। यशपी सिंह पटेल के आने के बाद प्रतापगढ़ में खास तौर पर यह कहा जा रहा है, जो चूंकि प्रतापगढ़ को पटेल बाहुल्य जिला भी माना जाता है, पटेल समाज के लोग यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि बहुसंख्यक में है। यशपी सिंह पटेल के आने के बाद क्या समीकरण बना है? क्या ये चुनाव समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है, ऐसा आपको लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, एनडी गठबंधन है। इसके पहले आप ध्यान दिए हो तो मायावती के साथ सबसे बड़ा जातीय समीकरण माना जाने वाला गठबंधन था, वहां वो लोग फेल हो गए। आज किसी भी तरीके से, और रही बात यशपी सिंह पटेल का, तो इसके पहले भी वो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि के तौर पर रहे हैं, ठीक है ना, एमएलसी रहे हैं। कोई प्रतापगढ़ में उनको जानता तक नहीं था, ना कब आते थे किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना किसी परिवार में, ना किसी व्यक्ति से कहीं कोई संपर्क नहीं रहा। तब उनको लोग यशपी सिंह जानते थे। कहीं ना कहीं अब वो राजनीति में जातीय समीकरण को साधने के लिए उन्होंने अपने आप को पटेल बताना शुरू किया। और उनकी एक मूल बात बता दे रहा हूं, जब वो अपना संघर्ष का समय उनका अपना था तो उनके साथ उनके एक मौसी के भाई भी जुड़े हुए थे, जिनकी हत्या के संबंध में वो लंबे समय तक जेल में भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को मानना पड़ेगा प्रतापगढ़ वासियों को कि जो अपने भाई का नहीं हुआ तो वो कहीं ना कहीं समाज का किसी भी कीमत पे नहीं, वो अवसरवादी व्यक्ति है, उसको अवसर मिलेगा तो फिर कहीं ना कहीं वो हमारे साथ धोखा देगा। आप कह रहे हैं कि वो अपने भाई के नहीं हुए और वो समाज के नहीं हो सकते। दूसरी तरफ यशपी सिंह पटेल जी हैं। यशपी सिंह पटेल जी लगातार ये कहते हैं कि प्रतापगढ़ शैक्षणिक तौर पर बहुत पिछड़ा है, प्रतापगढ़ में कोई उच्च शिक्षण संस्था नहीं है, प्रतापगढ़ के सांसद ने प्रतापगढ़ को लूटा है, प्रतापगढ़ से झूठ बोला है, प्रतापगढ़ वासियों के साथ छल किया है, और आप कह रहे हैं कि वो अपने भाई के नहीं हो रहे। नहीं, वो यहाँ 10 साल एमएलसी रहे, तो वो एमएलसी रहते हुए प्रतापगढ़ की भी भागीदारी रहती थी। जब वो एमएलसी होते थे तब उनका ध्यान शिक्षा पे नहीं गया क्या? उन 10 वर्षों में उन्होंने क्या किया यहाँ प्रतापगढ़ वासियों के लिए, प्रतापगढ़ की जनता के लिए, अपने समर्थकों के लिए क्या किया, ये बताने के लिए उनके पास समय होगा क्या? वो इस बात को रखें कि वो कहाँ थे 10 साल में, क्यों एलपीएस यहाँ नहीं आ गया 10 सालों में। आज जब वो लग रहा है कि लोकसभा लड़ने आए हैं तो एक तरीके से ये झांसा दे रहे हैं कि हाँ हमने जमीन ले ली है, हम यहाँ खोलेंगे। तो क्यों नहीं हो गया? हमारे पास जयपुरिया नहीं है क्या, जिस प्रकार का संस्थान खोलना चाहते हैं? जयपुरिया भी आ गया है। तो कहने का मतलब यह है कि आप जो आज कह रहे हो वो जाति व्यवस्था के आधार पर आप लड़ना चाहते हो, आप जब समाज को भ्रमित करना चाहते हो। रही बात प्रतापगढ़ सांसद की, तो प्रतापगढ़ सांसद जिस दिन बने हैं उसी दिन से कोविड आ गया है। कोविड में हमारी पार्टी, हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता ऊपर से नीचे तक सब ने अपनी जान हथेली पर ले करके दिन रात कोविड में जो प्रवासी बाहर से आ रहे थे उनकी मदद किए थे। हम स्वयं उसमें थे, 24/7 हम इसी काम में लगे रहते थे। हमने भोजन वितरण का काम किया, हमने राशन वितरण का काम किया, हमने मास्क वितरण का काम किया, और यहाँ तक कि फीड द नीडी कार्यक्रम के तहत घर घर दवाई पहुंचाई। कोई बीपी का मरीज था, किसी को कोई समस्याएं थी, इस प्रकार का हमने सेवा का काम किया। ऐसा नहीं है, विकास का काम तो सतत चलता रहेगा, और मोदी जी जब से आए हैं वो दिख रहा है। क्यों नहीं कह सकते? आज आप जाकर के देखिए, रेलवे स्टेशन देखिए, आप जाकर के अस्पताल जाकर के देखिए, मेडिकल कॉलेज, जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की कल्पना कर सकता था क्या इसके पहले कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले कि मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ में हो सकता है?
आप और दूसरी बात आपको ध्यान दिलाएं, इतने दिन से सपा सरकार ने एटीएल फैक्ट्री को बंद किया, मुलायम सिंह जी ने, उसको फ्री होल्ड कराने का काम किसने किया? हमारे सांसद ने, भारतीय जनता पार्टी का सांसद है संगम लाल गुप्ता जी ने, उन्होंने किया हुआ। और 6,500 करोड़ की परियोजनाओं पे उन्होंने काम किया, उन्होंने फोकस किया, वो सारी योजनाएं लाए हैं। वो तरह तरह के बाईपास हैं, ओवरब्रिज हैं, विधायक थे तब भी उन्होंने कई सारे पुल कनेक्ट किए जहां से छोटे छोटे गांव और टुकड़ियां जुड़ने वाली थी। आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप लोगों ने कोविड में काम किया, आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने कोविड में काम किया, दूसरी तरफ आपके जिले के आला नेता हैं, बड़े नेता हैं, राज्यसभा में सांसद हैं आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, कल हम ही से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड के समय जब प्रतापगढ़ को अपने नेता की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब प्रतापगढ़ को अपने प्रतिनिधियों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब संगम लाल कहाँ थे? जब लोग बाहर जिलों में फंसे हुए थे, बाहर शहरों में फंसे हुए थे, तब संगम लाल कहाँ थे? निश्चित रूप से वो एक सम्मानित नेता है प्रमोद तिवारी जी, हम लोग भी उनका सम्मान करते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन उनको भी अपनी जानकारी दुरुस्त कर लेनी चाहिए इस मामले में। माननीय संगम लाल गुप्ता जी, उस समय पीयूष गोयल जी मंत्री थे, कई ट्रेनों की उन्होंने व्यवस्था की और बहुत फोकस किया उन्होंने, और सबसे अधिक प्रवासी जो बाहर प्रतापगढ़ के रह रहे थे मुंबई में, सबको उन्होंने प्रतापगढ़ पहुंचवाने का काम किया निरंतर। और हमारे यहाँ बगल में एक चंदीपुर धाम है, वहां अरुण मिश्रा जी हैं, वो दोनों लोगों ने मिल करके निरंतर वहां के प्रवासियों से संपर्क करके उनकी लिस्ट बना करके लगातार उनको ट्रेनों में बैठाना, वहां अपनी लोकल व्यवस्था में उनकी सारी जिम्मेदारियों के साथ उनको किट भी दे करके उनकी व्यवस्था करके, यहाँ वहां नहीं मिला तो यहाँ व्यवस्था करके, इस प्रकार का हमारा माननीय सांसद लग करके पूरी व्यवस्था दिया कोविड काल में। पूरे समय वो मुंबई में लगे रहे क्योंकि जो प्रवासी आ रहे थे और यहाँ हम लोग उनकी चिंता कर रहे थे। कल वो हमसे बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि अब रोने से कुछ नहीं होगा, 5 सालों का कुकर्म है, उसका परिणाम अब जनता तय करेगी। जाहिर सी बात है, जनता तय करेगी, जनता के दम पर भी चुनाव होता है। कई बार मन में पीड़ा होती है तो आदमी भावुक हो जाता है, वो भी इस काम को बखूबी करते आए हैं और हर चुनाव में उस बात को करते हैं और ये पूरा रामपुर जानता है, ठीक है ना। तो रोने और ये सब विषय नहीं, वो भावनात्मक विषय होता है। आदमी समाज जीवन में होता है, संघर्ष करता है तो लोगों को लगता है कि हमें उस प्रकार की चीजें, जब आरोप लगने लगता है तो आदमी उस आरोप को बचाने के लिए या कहीं ना कहीं भावुक होता है। जब भावुक होता है तो भाई प्रधानमंत्री भी हमारा कहीं ना कहीं आंसू छलक जाते हैं, तो ये सब गलत बात है। उस इस भावनात्मक आंसू को वो कहीं ना कहीं रोने पीटने का विषय ना माने। वो इस तरीके से नहीं रो रहे हैं कि कोई किसी प्रकार का कोई उनके ऊपर लांछन तय हो गया, इस बात से रो रहे हैं कि अपने बचाव के लिए रो रहे हैं। उन्होंने भावनात्मक उनके आंसू थे, वो निकल आए। अपना दल एस की सुप्रीमो है, केंद्र में मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल जी, कुंडा आती हैं और कहती हैं कि अब राजा रानी ईवीएम से पैदा होंगे, राजा रानी कोख से पैदा नहीं होते। इसको लेकर के पूरे प्रतापगढ़ के क्षत्रियों में एक आक्रोश का माहौल है। क्या लगता है कि क्षत्रियों को आप मना पाएंगे? नहीं, देखिए, उन्होंने कुंडा में बोला है, राजा भैया के लिए बोला है, तो इसका मुझे लगता है कि उनसे स्पष्टीकरण लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो हमारे पास योगी जी जैसे बड़े नेता हैं, मोदी जी जैसे बड़े नेता हैं, और हम इन छोटी छोटे बातों पे नहीं, और चुनावी चकल्लस है एक तरीके से आप मानिए उत्सव जी। इसमें क्या होता है कि आदमी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चुनावी लाभ के कारण बोल जाता है, कहीं कुछ जाति समीकरण के कारण बोल जाता है। तो मुझे लगता है कि अनुप्रिया जी से इस बात को पूछेंगे आप तो उसका बेहतर उत्तर दे पाएंगे। आपके संगठन में भी तो चर्चाएं हुई होंगी इस चीज को लेकर? नहीं, हमारा संगठन काम पे भरोसा करता है, वो काम करता है, और हमारे संगठन में हर प्रकार के लोगों का मान सम्मान है, कहीं किसी प्रकार कोई अपमान नहीं है। और रही बात छत्री की, तो छत्री ऐसा नहीं है कि छोटे मन का व्यक्ति है, ठीक है ना, वो छोटे मन का व्यक्ति नहीं है। और छत्री समाज आज पूरी तरीके से हमारे साथ खड़ा है, ये बिल्कुल एकदम तटस्थ है वो, और पूरी तरीके से। अब राम मंदिर से बड़ा कुछ हो सकता है क्या किसी क्षेत्र के लिए, किसी समाज के लिए, किसी व्यक्ति के लिए? उस वेदना, उस पीड़ा को समझिए। जिस दिन अंदर से उस बात को सोचेंगे ना, ऐसे कई अपमान हम झेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा कि काम करने में आपका संगठन भरोसा करता है और काम को लेकर के आगे बढ़ता है। विपक्ष भी है, विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि 5 सालों में 10 सालों से लगातार अगर देखा जाए तो ये घटक दल हो या प्रत्यक्ष भाजपा हो, प्रतापगढ़ भाजपा के हाथों में है, भाजपा का सांसद है। बीते 5 सालों में संगम लाल जी द्वारा किए गए ऐसे कौन से 5 काम है जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं?
मैं आपको बता दिया, इसके पहले ही बताया 6000 करोड़ की परियोजना है, जो कि बाईपास आपको बनता हुआ दिख रहा है, जो हम बिल्कुल दिख रहा है, जिसका काम 1.5 सालों से रुका हुआ है। किसका काम? कहते हैं ठेकेदार छोड़ करके भाग गया है। नहीं, कोई ठेकेदार से धन नहीं, ऐसा नहीं, कोई ठेकेदार छोड़ करके नहीं भागा, ना कोई धन उगाही का विषय है। प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है, चल रहा है वो, ठीक है ना। जो भी समस्या है, वो तकनीकी समस्या होंगी, उसको आदमी प्रशासन दूर करेगा, उसको सरकारें दूर करेंगी, जो NHI का फोरम है वो दूर करेगा। इधर आपका जो बंगवा चुंगी से लेकर के इधर का जो बाईपास है वो भी सैंक्शन हो गया है। हमारे यहाँ जो एक बहुप्रतीक्षित रेलवे फटकी थी, उसको नीचे से उन्होंने करके वहां बहुएं जो हैं पैदल शादी के बाद जाया करती थे रेलवे क्रॉसिंग पार करके, माननीय सांसद जी ने उसको व्यवस्था करके वो ला करके दिया। दूसरा, हमारे यहाँ नरहरपुर एक बड़ा बेल्ट है जो अंतु को जोड़ता है, वहां उन्होंने उसको किया, मौके पे 4 बार विजिट किए हुए हैं। कहाँ नहीं कर रहे हैं भाई वो, लेकिन फिर भी आरोप लगता है। आरोप देखिए नहीं आते हैं, एक बात बताइए, हम लगातार आपके प्रतापगढ़ क्षेत्र में बने हुए हैं। प्रतापगढ़ की लमसम हर विधानसभा में हम गए हैं, हर ब्लॉक में हम गए हैं। लोग एक ही बात हमसे कहते हैं, साहब सांसद जी मिलते नहीं, सांसद जी आए नहीं। यहाँ तक लोग हमसे कहते हैं सांसद जी अगर सामने खड़े हो जाए हम पहचान नहीं पाएंगे, हमने देखा ही नहीं उनको। नहीं, जाहिर सी बात है, ये समस्या सबके साथ हो सकती है, क्योंकि देखो वो कोई ऐसा स्थापित राजनीतिज्ञ तो थे नहीं, पॉलिटिकली तो थे नहीं कि यहाँ 20 साल 30 साल 40 साल से राजनीति करने वाला व्यक्ति तो था नहीं कोई, ठीक है ना। वो आए, चुनाव लड़े, तो धीरे धीरे पहचान तो रहे, ऐसा नहीं पहचान रहे, ये गलत बात है। दूसरी बात होती क्या है कि जैसे विधानसभा और लोकसभा में बड़ा अंतर आ जाता है। विधानसभा में एक सीमित क्षेत्र होता है, एक विधानसभा होती है, तो निश्चित रूप से कोई हमारे पास आ जाता है, हम उसके पास चले जाते हैं। लोकसभा एक बड़ा क्षेत्र हो जाता है, तो लोगों को आने में और इधर से जाने में भी थोड़ा संघर्ष है, क्योंकि उनको दिल्ली की भी राजनीति करनी है और आपके प्रोजेक्ट भी ले आने हैं, तो अपनी जनता को, अपने समाज के लिए कुछ देना भी है, तो इसमें भी उनको फोकस करना पड़ता है। हाँ, ये मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर माननीय संगमलाल गुप्ता सांसद जी को किसी ने निमंत्रण दिया होगा, तो निश्चित रूप से वो उनका भाई या उनका जनप्रतिनिधि निश्चित रूप से उनके घर पहुंचा होगा, ये मैं दावे से कह सकता हूं। आप संगठन में हैं, मुख्य संगठन में हैं जी, महामंत्री हैं आप जी, संगठन को खूब समझते होंगे, संगठन की हर हलचल पर आपकी नजर भी होती होगी और आपका इन्वॉल्वमेंट भी होता होगा। प्रतापगढ़ में आज तक ये हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जब अपनी लिस्ट प्रत्याशियों को की प्रेषित करती थी, निकालती थी, तो कहीं चौथी 5वीं लिस्ट में बड़ा मंथन करने के बाद प्रतापगढ़ के प्रत्याशी का नाम आता था। पहली लिस्ट, पहला दिन और पहले ही दिन पहली लिस्ट में संगमलाल गुप्ता का नाम आता है। ये पहली बार हुआ है भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में प्रतापगढ़ के लिए। ऐसा क्या कारनामे थे संगमलाल गुप्ता जी के जो उनको पार्टी ने रिपीट किया? किसी के कारनामे नहीं होते, वो पहली चीज तो हमारा विषय नहीं होता है, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का विषय है, ठीक है ना। अगर ये सब जानना हो तो मुझे लगता है आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करिए, तो सब कुछ आपको धीरे धीरे पता लगेगा। अच्छा, माना ये जाता है कि साहब संगठन चाहता था कि राजा अनिल प्रताप को यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाए, लेकिन संगमलाल गुप्ता जी के टर्म्स बहुत अच्छे थे गृह मंत्री जी से, और गृह मंत्री जी के माध्यम से उनका टिकट फाइनल। ये तो देखो स्वाभाविक सी बात है, आरोप लग ही जाता है। राजनीति में क्या है, आरोप लगाना बहुत सहज बात है। संगमलाल गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं 5 साल, उन्होंने काम किया है, उन्होंने संघर्ष किया है। तो हमारे यहाँ सब बताया मैंने आपको, सारी व्यवस्थाएं हैं, उस हिसाब से होता है। किसी के बस का नहीं होता कि कोई दिलवा देगा, कोई कटवा देगा, कोई निकट है कोई दूर है, ऐसा कोई विषय नहीं। अच्छा, तो चलिए आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और क्या लगता है कि इस चुनाव में प्रतापगढ़ में क्या मार्जिन होने वाला है? क्या पिछला मार्जिन का जो रिकॉर्ड है वो टूटेगा या फिर जीत हार का अंतर कम होगा? आपके अनुसार क्या लगता है? देखिए मित्र, हम कोई पॉलिटिकल पंडित नहीं है, लेकिन हम लोग नीचे जाते हैं, काम करते हैं संगठन का और जनता के बीच में बने रहते हैं। हम एक अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतने वाले हैं, इस बात को आश्वस्त करते हैं आपको, ठीक है ना। अब कोई नंबर दे देना तो कहीं ना कहीं वो हमें नहीं लगता कि वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो जाएगा आपके चैनल पर, तो मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। मैं एक अच्छे मार्जिन के सम्मानजनक स्थिति में हम इस जीत को जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ प्रतापगढ़ भाजपा संगठन के जिला महामंत्री अनुराग जी। ऐसे ही तमाम लोगों से आपको हम मिलवाते रहेंगे और देखते रहिए आप सुलभ भारत।